गायत्री मंत्र एक साथ सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग सबसे लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन पहले पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट जो है इसके बाद फिर हम लोग स्टडी कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्या है कि हायर एजुकेशन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए, यानी कि नॉलेज में होना चाहिए आपको। उसे मतलब बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मतलब मेमोराइज करने वाली चीज़ें ज़्यादा आपको रहेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी वो एक ओवरव्यू और मतलब एक तरीके से जो पहले आई हुई क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हैं तैयार की हुई, लेकिन उस चीज़ों से कभी कभी नेट जो है वो डीप क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो जिन किसी चीज़ के बारे में आपको लगे कि आपको और देखना और जानना है तो उसके बारे में जरूर सर्च करें और उसे और भी अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू के रूप में और एक जो जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पर सारी चीजें बता दी जाएंगी। क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो हर एक चीज का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हमें उन सभी चीजों कोर को यहाँ पर रखा गया है जिससे कि आपको हर चीज आपके माइंड में आ जाए और क्या चीजें हैं उनके बारे में आप समझ जाओगे क्या कैसे चल रही हैं सारी चीजें। लेकिन कभी कभी जैसे डेट पूछ दिया जाता है या कौन सा व्यक्ति उसके पीछे है, तो वो सारी चीजों के लिए क्या होता है कभी कभी वो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इससे दो तीन क्वेश्चन तो इससे रहने नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो उस तरीके से पूछ ले, तो ऐसा पॉसिबल होती है। तो उसके लिए ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें आपको लगे कि आपको और जानना है तो उसके बारे में नेट में खोलिए और रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं से भी मिले इसके बारे में तो उसे ज़रूर पढ़ लें। एक ऊपर ऊपर से, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें, ऊपर ऊपर से पढ़ लें, फिर आपको वो ध्यान में रहेगा और यहाँ पर पूरी अच्छे से चीज़ों को समझ लें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है एजुकेशन सिस्टम क्या था, कि आज एजुकेशन सिस्टम कैसा है और पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, इन दोनों के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी हमें करना है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो मॉडर्न जो टाइम में एजुकेशन है वह किस तरीके से संचालित हो रही थी, उसमें किस हो रही है, और वह किस तरीके से सारी चीजें उसमें व्यवस्था है वो हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो पहले यानी कि जो अंग्रेजों के आने के पहले जो हमारी पूरी एक जो सिस्टम डेवलप थी, जो एंशिएंट सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, वह किस तरीके से डेवलप थी। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, और उनके बीच जो जिस तरीके से क्यों चेंजेस आए, क्या उसके बीच में सिचुएशंस आए, सारी चीज़ों को एक ओवरव्यू के रूप में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है सारी चीज़ें, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है गुरुकुल सिस्टम, ये प्री का है, यानी कि पहले जो थी सिस्टम एजुकेशन की वो क्या था, गुरुकुल सिस्टम थी। एंशिएंट सेंटर्स इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरी की पूरी शिक्षा दी जाती थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में बाद जो यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो है चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई, और उसमें हम मुख्य रूप से कह सकते हैं जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न साइड में जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से डेवलप था, वो सारी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट हुई। अब बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से देखें क्यों ऐसा चीजें हुई, और हम हाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या एक बेसिक डिफरेंस था। तो बेसिकली क्या था कि अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो उधर उनके जीवन में चैलेंज उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है। कहने का सेंस क्या है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं और सारी चीजें जो अवेलेबल होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ये जो डिफरेंट मिनरल्स और जो एक सॉइल का जो क्वालिटी है, वो सारी चीजें अगर हम अपने कंट्री या ईस्टर्न साइड से कंपेयर करें तो उसके रेस्पेक्ट में उधर वो सारी चीजें उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इसलिए वो इंडिया और इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें
बहुत ही शानदार, मतलब उन्होंने जैसा उम्मीद नहीं किया था उससे भी ज्यादा शानदार सिचुएशन था। उन्होंने देखा कि इस कंट्री में है, उनके साइड में बहुत सारी चीजें, मतलब हर चीज को उन्हें इकट्ठा करना पड़ता था। अगर इकट्ठा करने का सेंस क्या है कि अगर आप इकट्ठा नहीं करोगे, अपने पास उन चीजों को अवेलेबल नहीं करोगे, तो आप अपने लाइफ को जी ही नहीं पाओगे। तो आपको लंबे समय तक के लिए अनाज, जो भी चीजें हैं आप पैदा किए, फिर उसे इकट्ठा कीजिए, फिर उन सारी चीजों को, क्योंकि हमेशा आपके पास ऐसा सिचुएशन अवेलेबल नहीं रहता था कि आप हमेशा खेती कर सको, या हमेशा आप अपने सारे जो लाइफ में है जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप कह सकते हैं कि वो चैलेंज बार बार आपको आपके सामने प्रेजेंट करती थी, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इन्हें पहले ढालना होता था, उसके बाद फिर उन्हें उसे जीना होता था, बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करनी होती थी। तो इसलिए उन्होंने, उनका क्या सिस्टम था एजुकेशन का कि वो हमेशा एक बेहतर की ओर बढ़ते थे, यानी कि जो फिजिकल जो उनका सिचुएशन है, ऐसा क्या चीज वो डेवलप कर ले, ऐसा क्या चीज वो कंस्ट्रक्ट कर ले जिससे कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, उनके जो एक पूरा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, वो आसान होता जाए। और हमारे साइड में क्या था कि हमें बहुत ही अच्छी सॉइल थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत ही आराम से सारी चीजें अवेलेबल हमें होती थी। तो हमारी तरफ उस तरीके से ज्यादा कोई मतलब इस तरीके का वातावरण नहीं था कि हमें अपने अनाजों को बहुत ज्यादा सेव करने की जरूरत है या बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर मौसम में हम कुछ ना कुछ उगाते थे। हर मौसम में हमारे पास जो जीवन के रहने की साधन थी वो आराम से हमें अवेलेबल हो जाती थी। यानी कि कहने का क्या यहाँ पर सेंस है कि हमारे साइड में जो एक आपका पूरा का पूरा अवेलेबल था, पूरा का पूरा सिस्टम, वो बहुत ही आराम से अवेलेबल था। यानी कि जीवन जीना जो ईस्टर्न साइड में था वो बहुत ही आरामदायक था, और हमारे साइड में चीजें बहुत ही आराम से अवेलेबल थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो चैलेंज उन्हें मिला, उसी कारण से उन्होंने साइंस, उन्होंने टेक्नोलॉजी और इन सारी चीजों को डेवलप करना शुरू किया। जो हमारे साउथ साइड में जो लोग हैं, साउथ साइड बोल रहा हूँ, वेस्टर्न साइड में जो लोग हैं, वेस्टर्न साइड में जो लोग हैं, उन्होंने लगातार उन चीजों को पहले समझा और उन चीजों को धीरे 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 एक डेवलपमेंट किया। तो कई चीजें यहाँ पर जो हैं इम्पोर्टेंट रूप में आती हैं, और उन चीजों को हम समझते जाएंगे। और दूसरी क्या थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हम वो फिजिकल ज्यादा उन्हें समस्या आती थी, तो वो फिजिकल को डेवलप करने में हमेशा लगे रहते थे। और हमारे सामने क्या ज्यादा समस्या थी, हमारे सामने ज्यादा कोई ऐसा समस्या था नहीं। तो हम इनर वर्ल्ड की जो चर्चा कहते हैं, जो सूक्ष्म जगत और ये सारी चीजें, क्योंकि हमें सारी चीजें बहुत आराम से अवेलेबल थी। तो यहाँ पर जो ऋषि महर्षि और इन सारे लोग का जो डेवलपमेंट का जो चांस था हमारे साइड में, जो ईस्टर्न साइड में, वो बहुत ही आसानी से था। तो ये सारा एक जो कंडीशन उन्हें मिलता था, तो उन्हें रहने खाने और जीने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तो वो अपने हायर डेवलपमेंट, जो इनर डेवलपमेंट, जैसे आज जैसे कि अभी न्यूटोनियन फिजिक्स जैसे कि अब नहीं रह गया। अब न्यूटोनियन फिजिक्स से ज्यादा अब हम डीप लेवल पे चले गए हैं और हमारा क्वांटम फिजिक्स आ गया है। तो ये क्वांटम फिजिक्स और ये सूक्ष्म लेवल की बातें वो बहुत पहले ही बहुत शानदार तरीके से स्वयं को जानते हुए उन्होंने जान लिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि कह सकते हैं कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होते था उस टाइम, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बहुत आराम से अवेलेबल थे, हमारे पास रहने खाने जीवन जीने का साधन बहुत आराम से अवेलेबल था। और इसी कारण से साइंस यानी टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड का डेवलपमेंट हमारे साइड में ज्यादा लोग करने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि कहने का मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है, आप उस चीज को ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आपको जरूरत ही नहीं है फ्रिज की, आपको जरूरत ही नहीं है पंखे की, तो आप क्यों ही उसे यूज करने की कोशिश करोगे। कहने का मतलब है कि उन सारी चीजों को डेवलप करने का जो एक चैलेंज था हमारे साइड में नहीं था, तो हम उस चीजों को ज्यादा उधर की ओर नहीं गए। लेकिन उनके पास चैलेंज था, तो उस चैलेंज को बराबर सॉल्व करने के दौरान उन्होंने पूरी की पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया।
तो अब दूसरी बात फिर क्या आई कि जब वो हमारी कंट्री में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मतलब अब किस तरीके से हम जैसे उन्होंने ये देखा कि हम लोग ना तो उनका सपोर्ट कर रहे थे, ना ही बहुत सारी चीजें जो थी कि वो अपना चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पहले उसका ढूंढा कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सारी चीजें आ रही हैं कि ये हमें जानना ही नहीं चाहते हैं, हमारे सामानों में ज्यादा इनकी जो है रुचि नहीं है। तो उसके पीछे उन्होंने देखा जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो इनर सिस्टम पे है, यानी कि वह अंदर का है, बाहर की चीजों को खोजने और इन चीजों को ज्यादा वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि सबसे पहले लालच और आदि चीजों को, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, उन चीजों के थ्रू उन्होंने पहले उस एजुकेशन सिस्टम को समाप्त किया और उन्होंने फिर अपना एजुकेशन सिस्टम डाला। और वो जो एजुकेशन सिस्टम आया तब जाकर के हमारे देश में भी रिसर्च और ये जो एक्सटर्नल बाहर चीजें जो जरूरत अब दिखती हैं वो सारी चीजें वहां पर डेवलप होनी शुरू हुई और पूरी तरीके से वहां पर आपका डेवलपमेंट जो अभी जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वह आफ्टर मान के चल सकते हैं आपकी इंडिपेंडेंस के बाद ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हमारे कंट्री में। और इसलिए हम जो इन चीजों में है वो पीछे हैं और उसका पीछे कारण भी यही है। लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह भी हमसे छूट गया, इसलिए हम ज्यादा कमजोर हो गए, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हमसे छूट गया और जो चीजों को हम बहुत ज्यादा डीप में, क्योंकि हमें कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, अभी जबरदस्ती हमारे यहाँ जरूरत महसूस कराया जाए, जैसे फ्रिज की सिस्टम या जो भी सिस्टम है, उन चीजों की इंडिया में उतनी जरूरत नहीं होती है जितना उन्हें जरूरत होती है। उन्होंने इसलिए डेवलप किया क्योंकि उनकी जरूरत थी, उसके बिना उनका काम नहीं हो सकता। कई चीजें आप ऐसा पढ़ोगे जो मतलब वहां पर लोग अब यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अब उनकी जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें अभी भी हमारे कंट्री में लगातार यूज में हो रही हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है क्योंकि हमने उसे एक दूसरा ट्रेंड दे दिया है, हमने उसे एक मॉडर्न सोसाइटी और ये नाम के ऊपर बहुत अलग अलग ट्रेंड हमने बना दिया। तो ये सारी चीजों के कारण, जैसे कि पैक्ड फूड का यूज करना इंडिया में, जबकि इसकी जरूरत इंडिया में बिल्कुल ही नहीं है। पैक्ड फूड का जरूरत उस साइड इसलिए होता था क्यों, खासकर जो वेस्टर्न सोसाइटी है, क्योंकि उधर आप फूड को कंजर्व करना बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने पैक्ड फूड स्टार्ट किया जिससे कि फूड को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स या जो भी हैं उनका यूज करके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक बनाए रखा जा सके, उन्हें सही रखा जा सके, और वो ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने उन चीजों का अपने कंट्री के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया। लेकिन हम भी उन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं। हम आज जो चीजें डायरेक्ट हमें अवेलेबल है हम उसे छोड़ते हैं और पैक्ड फूड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इन चीजों को समझे ही नहीं। उन्होंने तो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, उनकी मजबूरी थी। लेकिन हमने उसे क्या किया, उसे दूसरे रूप में हमने अपने सिस्टम में डालते चले गए। तो इस तरीके से बहुत सारी जो एक प्रॉब्लम अभी देखी जाती है, जो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे चीज कारण है कि हमने उनके विज्ञान को पकड़ा लेकिन उनके विज्ञान को समझा नहीं कि आखिर विज्ञान उन्होंने क्यों पकड़ा, क्यों विज्ञान को वो डेवलप किए और उसके पीछे उनका टारगेट क्या है। तो इसलिए आज भी उनका डेवलपमेंट हमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस चीज को हमने जिस रूप में पकड़ा है शायद वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, और जो हमारा जो सिस्टम है वह भी हमने छोड़ दिया, तो पूरी तरीके से हम वहां पर गोते खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों में किस तरीके से अब सारी चीजें हुई आगे हम लोग अब इन चीजों को देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस टाइम क्या सिस्टम था? गुरुकुल सिस्टम था। एंशिएंट सेंटर्स होते थे जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सारे सेंटर्स इंडिया में हुआ करते थे। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि हमारा जो सिस्टम है स्टडी में वहाँ पे साइंस और इन सारी चीज़ों को डाला गया, तो फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें नॉलेज में आई और इन चीज़ों को हम देखे, जाने, समझे। तो फिर हमें मतलब उन्होंने ये साइंस क्यों डाला था, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जब तक हमें उस चीज़ की महत्व नहीं बताया जाएगा, जब तक हमें उसका आदत नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम उस चीज़ को खोजेंगे ही नहीं।
क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने अपने सिस्टम को डाला, एजुकेशन सिस्टम को, उसके बाद हमें उसमें इंटरेस्ट आया, फिर हम भी उसे करना शुरू किए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो प्लस माइनस है, उन्हें देखते हुए बहुत सारी चीजें रिफॉर्मेशन की बार बार बात होती है। तो उस पूरे जो एजुकेशन सिस्टम डाला गया, उसके लिए पूरी तरीके से आपको एक गवर्नमेंट बॉडी की, गवर्निंग बॉडी की जरूरत पड़ती है। और वह बॉडी जो है, उसका काम क्या होता है कि उसे पहले तो पूरा निर्माण करना कि क्या एजुकेशन, किस स्तर के, किस लेवल के बच्चों को क्या एजुकेशन हमें देना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उससे संचालन करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, और उससे संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे चेक करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी एक गवर्निंग बॉडी तैयार की गई, और उनके बारे में भी आगे हम लोग सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि क्या किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। तो ऑटोमेटिकली जब बॉडीज और सारी चीजें आएंगी तो आपको बहुत जल्दी वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये सारी चीजें इस तरीके से और इसलिए डिजाइन की गई हैं, इस तरीके से ये वर्क हो रहा है हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद गवर्निंग बॉडीज इन हायर एजुकेशन की बात करें तो यही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हायर एजुकेशन में गवर्निंग बॉडी का क्या काम है। पॉलिसी मेकिंग, सबसे पहले वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए। तो जैसे कि MHRD जो था अब क्या हो गया, उसी का बदल करके MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो MOE अभी प्रेजेंट के लिए अगर बात करें तो जो MOE है, ये सारी चीजें जो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और अगर हम लोग रेगुलेशन का बात करें, उसके बाद फिर आता है कि जो पॉलिसी बनाई गई वो सही तरीके से हर जगह लोग तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और उसका रेगुलेशन सही से हो, और ये सारी चीजों का जो ध्यान रखते हैं। तो वो जो ध्यान रखते हैं उन्हें क्या कहा गया, जो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये आपका आ गया, जैसे MOE जो है वो इस MOE जो है वो हो गया पॉलिसी मेकिंग। रेगुलेशन की बात करें तो UGC जो है, तो UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। एनीवन? सर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके गुड, राइट। तो ये सारी चीजें फुल फॉर्म हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे भी एक पूरा क्वेश्चंस भी तैयार किया गया है जिसके हेल्प से आपको सारी चीजें फुल फॉर्म जो है, और जहां भी कोई भी फुल फॉर्म मिले, कोई भी वर्ड, तो उससे अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो उसका फुल फॉर्म जरूर खोजिए। तो हेलो, कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है जो है ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा। तो फुल फॉर्म जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, कोई भी अगर आपको नहीं पता है तो। और एक्रीडिटेशन जो है, एक्रीडेशन जो है, यानी कि मान्यता देना। कि अब जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिसी बनाई, रेगुलेशन बनाया कि इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, वो रेगुलेशन यानी कि उसको पूरा देखना कि हाँ सारी चीजें सही से चल रही हैं या नहीं। और उसके बाद कई ऐसे यूनिवर्सिटी आती हैं जो फॉल्स होती हैं, गड़बड़ होती है, तो वो चेक करने के लिए कि क्या जो काम हो रहा है, जो एजुकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, वो उस स्तर का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन सभी चीजों के लिए NAC और ये सारी चीजें आई, और उन्होंने इन सारे चीजों को बेहतर तरीके से, यानी कि जैसा होता है NAC का ग्रेड A, ग्रेड B, इस तरह की आप सुनते होंगे कि इस तरह की चीजें दी जाती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे है, अभी सारी चीजें आएंगी। MOE जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी सारी चीजें आएंगी डिटेल में, तो उसके लिए अभी आप परेशान मत हो। यहाँ पर बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो आपको एक चीज हो गया कि मेकिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, रेगुलेशन का एक अलग डिपार्टमेंट है, एक्रीडेशन का एक अलग डिपार्टमेंट है, और ये पूरी मिल करके जो है ये सारी चीज NAC और सारी चीजें भी आगे हैं। तो उसके लिए परेशान ना हो, अभी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको आती हैं कि इस तरीके से मतलब एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन होता क्या है, जो आप हायर एजुकेशन यानी जो बैचलर्स है इनके बाद जो आप स्टडी करते हो, तो ये सारी चीजें जो क्या होता है हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो हायर एजुकेशन के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा अब आपको क्या हो रही है,
कि अब आपको काबिल बनाना है उस योग्य जो कि आप मतलब संपदा हो गए अपने राष्ट्र के, तो उस तरीके के व्यक्तित्व को बनाया जाए जो कि रियल में हमारे डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक योगदान दे सके। यही एक होता है। इसीलिए जो पहले नाम क्या था, MHRD, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसे क्या कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी ऐसा मिनिस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करे। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि जैसे कि अगर अनपढ़ गवार लोग हैं तो यो रिसोर्स नहीं है, यानी कि वो अपना एक योगदान नहीं दे सकते हैं डेवलपमेंट में, और अगर वो अपना डेवलपमेंट में योगदान दे पा रहे हैं, वैसे लोगों को तैयार करना ही किसका काम था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आपको जॉब और ये सारी चीजें करना, लेकिन उसके बाद ये नाम चेंज किया गया इस बार MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने कई चीजों को इसमें सोचा होगा, शायद ऐसा होगा कि जो केवल जॉब और ये सारी चीजें करना ही, यानी रिसोर्स के रूप में ही केवल मानव को देखना, यह उचित नहीं है। उन्हें एजुकेशन, वो ज्ञान जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी के जो ये टाइप्स हैं किस किस तरह के होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो सेंट्रल जो होता है, जैसे ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है उसे आप कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जो राज्य सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये फंडिंग और ये सारा काम इनके द्वारा किया जाता है। डीम्ड टू बी जो होते हैं, इनका आप अलग से मतलब इन्हें मान्यता दिया जाता है, जैसे IIT हो गया, ये सारे जो होते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ही आते हैं। यानी इनका एक अपना पूरा रूल रेगुलेशन होता है। इसके ऊपर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो रूल रेगुलेशन होता है उस तरह का कुछ नहीं, इनका एक अपना तरीका होता है, पैमाना होता है, और अपने तरीके से ही ये अपना पूरा का पूरा पॉलिसी फॉर्म करके और स्टूडेंट को पूरे अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। तो ये जो होते हैं वो कहलाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्हें मतलब एक पूरा काउंसिल बैठा करके और उन्हें मान्यता फिर दिया जाता है। तो ये होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है, किसी का अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से क्या होते हैं, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं। और यानी कि यहाँ पर जो भी आप लेते हो और किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो एफिलिएटेड होगा या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको चलती हैं। और फिर उसके बाद आता है मेटा यूनिवर्सिटी। तो मेटा यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही यूनिवर्सिटी में आपको कई छोटे छोटे कैंपस उसके होते हैं अपने, कि इसका कैंपस ये है, इसका कैंपस ये है। तो जो छोटे छोटे कैंपस तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेटा यूनिवर्सिटीज। तो वो अपना सुविधा के अनुसार ये सारी चीजें तैयार करते हैं। तो इस तरीके से इसे पूरा क्या कहा, ये पूरा जो यूनिवर्सिटीज का जो इंडिया में चल रहा है वो इस तरीके से पूरा चल रहा है। डीम यूनिवर्सिटी फंडिंग कौन करता है? फंडिंग जो है वो कुछ डीम यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं कि आपका सरकार के द्वारा होता है। वो सारी चीजें डिपेंड करते हैं। डीम यूनिवर्सिटीज को जब आप पढ़ोगे देखोगे तो बहुत सारी चीज होती है। कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है, जैसे IITs ये सब हैं तो गवर्नमेंट उसमें काफी फंडिंग करती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें राज्य सरकार भी फंडिंग करती है। तो ये सारी चीज उनके अपने जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनका जो पूरा का पूरा तैयार किया जाता है एक रूल रेगुलेशन और वो सारी चीजें, तो उसके अंतर्गत वो सारी चीजें होती हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें पूरा मान्यता मिलता है सरकार के द्वारा, और उनकी ये पूरी अलग से वो अपना सारा सिस्टम डेवलप करते हैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट और इन सारी चीजों के लिए। डीम्ड टू बी यानी कि उन्हें एक तरह से मतलब डीम किया जाता है, डीम्ड उन्हें वो अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ये मतलब हो गया कि एजुकेशन का पूरी तरीके से उन्हें अधिकार प्रदान करना, और वो पूरा एजुकेशन को पूरी तरीके से मतलब उनके अंडर में वो जिस तरीके से चाहे उसमें बाहर किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज या जो हेड जैसे आपके हो गए जो NTA जैसे है या फिर जो आपका UGC है, उनका कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो वो अभी और हम लोग देखेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार सर्च कर लीजिए, आपको और भी अच्छे तरीके से वहाँ पे पता चल जाएगा।
मान्यता कम होती है, देखिए ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे आईटीज है तो आईटीज की बहुत ज्यादा मान्यता है, तो वो मान्यता कितनी है कैसी है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते कि डीम्ड की कम होती है या ज्यादा होती है। डिपेंड करती है कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से मेंटेन किया गया है। तो वो बहुत सारी चीजों को काउंसिल वो से ध्यान देते हुए सारी चीजों को करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अपनी खुद की विचारधारा होती है। अब हम लोग आते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो होता है वो क्या होता है? जो ओपन, आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जैसे इग्नू है, इग्नू और एसओयू, ये सारी चीजें क्या है? ओपन है। एसओयू यानी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। और मिक्स्ड मोड, मिक्स्ड मोड का मतलब यहाँ पर कुछ कोर्सेज आपको ओपन से भी मिल जाता है, कुछ कोर्स आपको रेगुलर भी होते हैं। तो वैसे जो लर्निंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड मोड। और डुअल मोड क्या होता है कि कहीं कहीं पर एक ऐसा भी सिस्टम डेवलप किया गया, अभी इंडिया में वैसे ये ज्यादा नहीं डेवलप है, कि आप चाहो तो अपना कुछ कोर्स, जो कोर्स का कुछ पार्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो और कुछ पार्ट रेगुलर होकर भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं डुअल मोड के अंतर्गत। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें आप एक ही कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो कुछ पार्ट जैसे कि आप के पास सिचुएशन अच्छा है तो आप रेगुलर रहते हुए किए। अब आपके पास सिचुएशन खराब है तो आप ओपन यानी कि जो ओपन से भी आगे का अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते। तो एक ही कोर्स में उन्होंने इस तरीके से किया। और ये जो है, ये जो है मिक्स्ड मोड, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका वो सारी चीजों को बताते हैं कि जो मिक्स्ड मोड है यानी कि आपका वैसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ कोर्सेज, जैसे कि आपका अगर डीएसबीबी का ही बात करें तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको ओपन से भी अवेलेबल होता है, कुछ कोर्सेज आपको जो है वह इसमें भी अवेलेबल होता है, रेगुलर में भी। लेकिन जो आप रेगुलर कर रहे हैं उसे आप रेगुलर ही कहेंगे और करेंगे, और जिसे आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो उसे आप रेगुलर नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब ओपन कर रहे हैं तो ओपन ही करेंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं। तो इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक हेलो एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हेलो। सर, सॉरी इंटरप्ट किया बीच में। सर वो लास्ट वाली स्लाइड को एक बार फिर से समझा दीजिए, वो इग्नू और एसओयू वो चारों को। ये अभी एक्चुअली क्या है कि ओपन लर्निंग और रेगुलर, जो डिस्टेंस लर्निंग आप लोग कर रहे हैं तो या फिर रेगुलर लर्निंग जो कर रहे हैं, उसमें क्या है, किस तरीके के सिस्टम डेवलप किए गए हैं। तो ये सारे जो है बेसिकली इग्नू और एसओयू, मिक्स्ड मोड और डुअल मोड, इन सभी में ओपन लर्निंग किस तरीके से अवेलेबल है। तो इग्नू पूरी तरीके से ओपन लर्निंग का है, एसओयू भी पूरी तरीके से आपको डिस्टेंस का ही है, ओपन लर्निंग का ही है। और मिक्स्ड मोड का जो है, मिक्स्ड मोड में आपको ओपन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है और रेगुलर भी अवेलेबल होता है, तो उसे हम लोग मिक्स्ड मोड कहते हैं। और डुअल मोड हम किसे कहते हैं, जहाँ एक ही कोर्स को आप कुछ पार्ट तो रेगुलर कर लिए और कुछ पार्ट आपने क्या किया उसे रेगुलर ना करते हुए उसमें आपने क्या किया, उसे ओपन से कर लिया, यानी कि आपकी वो सिचुएशन नहीं थी। तो वो आपने, तो उसे क्या कहा गया, डुअल मोड, यानी कि आपने कुछ पार्ट उसका ही, एक ही कोर्स का कुछ पार्ट रेगुलर से किया, एक ही का आपने कुछ पार्ट ओपन से कर लिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो इस तरीके से इन्हें आप समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा एकेडमिक एंड पीएचडी बेसिक्स, यानी कि जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और पीएचडी जो बेसिक्स होते हैं, वो सारी चीजें जो जिस भी यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें होती हैं उसके अंतर्गत कई चीजें होती हैं महत्वपूर्ण, कि उसके अंतर्गत चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं और पूरी की पूरी एकेडमिक काउंसिल होती है। और ये
पूरी की पूरी काउंसिल और जो चांसलर और वाइस चांसलर किस तरीके किस स्तर के हैं उसके बेसिस पर, जैसे नैक जो है आपको पूरा जो ग्रेड ए या ग्रेड बी इस तरीके से चीजें जो क्रेडिट करता है वो सारी यूनिवर्सिटीज को, तो वो इनके पूरे के पूरे सिस्टम को और स्टूडेंट के स्तर को देखते हुए कि इनका प्रभाव स्टूडेंट पे कितना हो रहा है उसके बेसिस पे पूरा का पूरा उन्हें गिवन दिया जाता है ग्रेड। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें तैयार की जाती है कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में चांसलर और वाइस चांसलर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कितना बढ़िया है। और उसके बाद फिर एकेडमिक काउंसिल किस तरीके से पूरी तैयार की गई, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, जैसे कि अभी हम लोग हर एक यूनिट में टेक्नोलॉजी की बात हमने की थी कि टेक्नोलॉजी की क्या है, और अभी हम लोग केवल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसका हर एक चीज का भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये आपको मतलब पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा अभी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर उसका हर एक जो इम्पोर्टेंट होगा डिटेल, उसका डिटेल भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हो गई हमारी ज्ञानवाणी, ज्ञान धारा, स्वयं, स्वयं के बारे में आपने पढ़ा भी है, ई पाठशाला। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन इन चैनल्स या फिर इनके जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके हेल्प से वो सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिसके बारे में पता ना हो जरूर उसे खोज लें, देख लें, कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज फॉर हायर एजुकेशन। तो क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें ज्ञान जो है हमने कल ही शायद पढ़ा था ज्ञान के बारे में, फिर रूसा है, फिर नेशनल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर नेशनल नॉलेज है, एक नॉलेज कमीशन है, फिर प्राइवेट है, फिर कोठारी कमीशन है। तो ये सारी चीजें क्या क्या है उन सभी चीजों के बारे में आप हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपको पॉलिसीज तैयार किए गए हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, या इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनके बेसिस पे रखे गए हैं। ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आपको उनके आंसर्स करने हैं। ये जो आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड इन गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम में ये चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, यहाँ से 1 कर लीजिए, ये 2 और 3 4, हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से आप मानेंगे। तो गुरुकुल सिस्टम में कौन से, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ही पता है और बहुत ही आसान भी है कि संस्कृत जो है वो गुरुकुल सिस्टम में यूज किया जाता था। इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन वैसे हैं ज्यादातर जो आपको फुल फॉर्म और इन चीजों से रिलेटेड है, ताकि आपको ये चीजें पता हो पूरी अच्छे से। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यहाँ पे एस भी जरूर लगाना है हमें, यानी ग्रांट नहीं, ग्रांट्स कमीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका, यूजीसी का। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर हेड क्वार्टर ऑफ यूजीसी इज पीपीटी क्यों नहीं हो रहा है, किसी ने वो कर दिया था, उन्होंने अपना शायद किया था। तो आप एक बार जो क्या कहते हैं किस नाम हो रहा है, दोबारा से सर को क्लिक कर लीजिए, आप सर को पिन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। मार्गन सिंह नाम पे आप पिन कर लो। तो ये जो क्वेश्चन है वेयर हेड क्वार्टर ऑफ यूजीसी इज लोकेटेड, यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड। तो देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी कभी वो पूछ देते हैं, तो इसलिए ये जो है आप कितना भी पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि आपने सब चीज पढ़ लिया है। तो लेकिन आपको जो भी चीजें मिलते जाए नॉर्मल एक ब्रॉड इसी से आता है, एक ही दो क्वेश्चन होता है जो इस तरीके से वो पूछते हैं या इधर उधर से करते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है एक जनरल नॉलेज की तरह से। यानी कि आपको जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आप कहीं से मिल रहा है तो उसे जरूर आप देख लें, पढ़ लें, वो आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो छोटी मोटी। और इसके लिए परेशान नहीं होना है, जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इतना से भी आपका काम चल जाए। तो बिल्कुल सही आंसर है न्यू दिल्ली।
अगर कोई दिल्ली के रहने वाले हो तो उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन की ये आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के पास है, और यहाँ पे जैसे कि आप कई बार क्या होता है कि यूजीसी के थ्रू जैसे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई किए हो और उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया और वहां से आप छोड़ना चाहते हैं, किसी दूसरी सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ अगर आपने जेआरएफ स्टार्ट करवा लिया है तो यहाँ अगर दूसरी सिटी में आपको जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यूजीसी में जाकर के अप्लाई करना होता है और फिर इनके सिस्टम से हेल्प लेनी होती है। ऐसे ये होती बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत ही मुश्किल से ये करते हैं क्योंकि इंडियन सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा करप्ट है। बाद बाकी ये चीज़ें आईआईटी और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप चले गए हो तो वो आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर देते हैं और वो आराम से फिर आपको जेआरएफ वहाँ से मिल सकता है, यानी कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह भी आप जाते हैं तो जेआरएफ वहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे आपका एड्रेस चेंज हो गया है, जेआरएफ का जो आपने एड्रेस डाला है वो एड्रेस चेंज हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को भी चेंज करने के लिए आपको यूजीसी के इन संस्थानों में जाना पड़ सकता है। अब तो ऑनलाइन भी वो फैसिलिटी अवेलेबल करने की कोशिश शायद कर रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम आप ये सारी चीज़ें ठीक है सर, पता नहीं था, ये तो हमारे पास ही है। हाँ, आपके पास ही, अगर आप वहाँ पे रहने वाले आईएसबीटी मेट्रो के पास में, तो वहाँ पे जस्ट आईएसबीटी जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट पीछे ये हेडक्वार्टर है, आप अगर देखना चाहें तो, अगर वहाँ है तो। न्यू नेम ऑफ एमएचआरडी, अभी हमने तुरंत इस पर चर्चा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो वो ये है, तो इसकी फुल फॉर्म को हमें नहीं बताना है, इसका न्यू नेम पूछ रहा है, तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए? ध्यान से देखते हुए देखिए, एनटीए, अब आप सोचिए आपका एनटीए क्या करवा रहा है, आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। एनटीए को डिजाइन ही क्यों किया गया है? जैसे हमारे टाइम में एनटीए नहीं था, हमारे टाइम में जो था यूजीसी सीबीएसई नेट, इसका भी बड़ा अच्छा कहानी है अगर आप इसे समझना चाहो किस तरह। अभी एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि ये टेस्ट करवा रही है, इसी के लिए इसका फॉर्मेशन ही हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। टीचिंग नहीं, टीचिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, टीचिंग के लिए आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले ये जो था यूजीसी नेट ही सारी चीजें करवाता था, यूजीसी नेट के नाम से ही सारी चीजें थी। बाद में यूजीसी नेट ने एक और दो चीजें तैयार किया, क्या था कि एक जो आपके फिलॉसफी और ये फील्ड जो है, जो कि नेट अब सिर्फ आप फिलॉसफी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो अलग हो गए, और उसके बाद जो दूसरी आपके साइंस स्ट्रीम की जो है वो अलग कर दी गई, तो ये बाद में क्या हो गया, सीएसआईआर, ये क्या हो गया, सीएसआईआर के अंतर्गत आ गया। और जो ये आपका है फिलॉसफी, ये सारी चीज वो केवल यूजीसी नेट करवाना शुरू की, इसे कहते हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखें। और इसके बाद फिर यूजीसी नेट ने इसे स्टार्ट किया, तो जब मैंने दिया था एग्जाम तो यूजीसी नेट ही सिर्फ करवाती थी, लेकिन बाद में नहीं, सॉरी, उस टाइम यूजीसी नेट नहीं करवाती थी, सीबीएसई यूजीसी नेट करवाती थी। तो यूजीसी नेट के पास और भी बहुत सारे वर्क हैं, तो उसने क्या किया कि सीबीएसई से बात किया और उसने बोला कि आप करवाओ इन चीजों को। तो इनसे बात करने के बाद एक्चुअली ये सीएसआईआर अलग हो गया और सीबीएसई अलग हो गया। तो जब मैं दिया था उस टाइम दो तरीके से थे डिवाइड, सीबीएसई नेट और क्या था, सीएसआईआर नेट। तो जो साइंस स्ट्रीम वाले लोग होंगे, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उन्हें सीएसआईआर नेट देना होता है। और जो हमारे वाले जो कि आप कह सकते हो जो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सीबीएसई नेट वाले लोग देते हैं। तो ये इस तरीके से चीज है। ऐसे मैंने दोनों ही दिया है क्योंकि मेरा
CSI या नेट, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स भी बैकग्राउंड रहा है, और CBSE क्योंकि मेरा योग भी बैकग्राउंड रहा है, तो आप दोनों में ही मास्टर करके दोनों भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद फिर आता है CBSE नेट जो होता है, इसके बाद जो आता है आपका अभी जो आया वो आ गया NTA, यानी कि CBSE के पास भी बहुत सारे वर्ग थे, तो CBSE से भी पूरा अच्छे से समझा नहीं, तो उन्होंने क्या फील किया कि इसकी टेस्टिंग की पूरी एक एजेंसी तैयार कर दी जाए, और उन्होंने ये टेस्टिंग एजेंसी स्टार्ट किया, उसे कहते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो एजेंसी तैयार किया गया, आप पिन कीजिए, शो हो रही है, ये जो एजेंसी तैयार किया, इसका सिर्फ काम है आपको पूरी तरीके से टेस्ट को क्या करना, कंडक्ट करना, सही तरीके से उसे समझना और सारी चीजों को करना। तो इनका काम सिर्फ अब आपका टेस्ट पे होता है, इसलिए अब आप देखते हो कि आपको सुबह और शाम कई पार्ट्स में अब उन्होंने बांट दिया है, प्लस ऑनलाइन आपका सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि NTA अब एक पूरा का पूरा अलग टीम उसके लिए वर्क कर रहा है आपके टेस्ट के लिए, तो अब वो ज्यादा अच्छा सुविधा आपके लिए अवेलेबल करा पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवा पा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा था क्योंकि CBSE के पास बहुत सारे अदर वर्क होते थे, तो चीजें जो होती थी, कई बार आपको क्वेश्चन लीक हो जाना, ये सारी चीजें होना ज्यादा उस टाइम संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन अब जो है उसके ऊपर अच्छे से वर्क किया गया है और अच्छे तरीके से सारी चीजें हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसमें ये भी पता चलेगा कि NTA स्टार्ट जो आया, कब आया, इन विच ईयर NTA वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ एक आया है, और वो है 2017। ये एस्टैब्लिश हो गया है 2017 में ही, लेकिन ये वर्क करना शुरू किया है 2018 में। तो ये चूंकि वर्क बाद में स्टार्ट किया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वह 2017 में ही हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। What is the full form of AICTE? बिल्कुल सही है, ज्यादातर मुझे लगता है हर लोगों ने सही आंसर किया है। 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन का जो पूरा ध्यान रखते हैं वो AICTE है, और जो इधर ध्यान रखते हैं हमारे इन एजुकेशन का, तो वो UGC आ जाती है। तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAC? हाँ, कई चीजें आपको रिपीट भी होंगी क्योंकि कुछ चीजें टेक्नोलॉजी बार बार आपकी आ रही है, तो वो सारी चीजें रिपीट होंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAC? अभी आप लोग पूछ रहे थे व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो वो क्वेश्चन के रूप में ही था, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने आ जाए, तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करें। बिल्कुल सही है, 8B ही करेक्ट आंसर है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल जो आपका असेसमेंट करता है आपकी क्वालिटी का और एक्रीडेशन करता है, तो वो जो पूरी सिस्टम है, जो पूरी काउंसिल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, NAC। और यही आपको ग्रेड देता है, जैसे NAC का ग्रेड होता है कि ये ग्रेड है, A ग्रेड है यूनिवर्सिटी या A ग्रेड नहीं है, तो ये सारी चीजें देने का काम NAC ही करती है। तो ये लेकिन किन यूनिवर्सिटी को देती है, ये टेक्निकल के लिए ये नहीं है, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। एक और है जो एक स्टूडेंट ने लिखा भी था, उसका नाम, तो आगे हम लोग देखेंगे उन सारी चीजों को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGNOU? ये सारी चीजें इजी है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको बता देना चाहिए। इसमें भी कुछ आंसर मुझे लगता है जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ियां आप लोग कर देते हो, बाद बाकी ठीक है। नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी,
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म ऑफ स्वयं कल भी हमने देखा था, इसमें गलती नहीं हुई, यहाँ तो ऑप्शन भी 3 ही है, आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव, वैसे स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं और उन एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो ऐसे इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं उनका लगातार लर्निंग हो, एक्टिव लर्निंग, छूटे ना लर्निंग, उसके लिए स्वयं है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये अभी तक जो थी वो एक ओवरव्यू था, वही सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरे 4 से 5 दिन के लेक्चर में। सर। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR जो है सेंट्रल, एक मिनट में उसे सेंट्रल सेकेंडरी शायद करके है, मेरे माइंड में भी अभी पूरा फुल फॉर्म उसका नहीं आ रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। थैंक यू सर। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ, हाँ, और ये सारी चीजें आप लिख कर रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो और बार बार हमारे माइंड से ये चीजें निकल जाती है, तो जब आप एग्जाम देने से 1-2 दिन पहले इसे एक बार फटाफट आपका माइंड में देख लेना है, तो उससे क्या होगा कि आपको ध्यान में बहुत जल्दी रहता है। और इसलिए जितने भी फुल फॉर्म है उसे एक अलग ही पेज में, 1-2 पेज में तैयार कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन ancient India, तो ancient India education had been evolved strictly on the foundation of Indian philosophical tradition, यानी कि जो फिलॉसफी के ऊपर, यहाँ पे क्या होती थी, जैसे कि आप सुनते भी होंगे कि वेदों का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसे श्रुति भी कहा गया है। तो श्रुति यानी कि वाणी सुन करके लोगों ने उसे पूरा लिखा है। तो ये जो है श्रुति या जो भी चीजें उन्हें कहा गया, तो इन सारी चीजों के आधार पे मतलब ज्ञान का जो ट्रांसफर पहले होता था वह सुनकर होता था। मतलब उसके जो लिटरेचर लिखने की पद्धति पहले पुराने समय में हमारे पास नहीं थी। हम बार बार एक ही बात को सुनते, जैसे वेद हमें इतनी बार बताई जाती थी कि हमें पूरी मेमोराइज हो जाती थी। और जो मेन जो टारगेट होता था, मेन जो एम होता था, वो क्या होता था, वह यह होता था कि हम बेहतर व्यक्तित्व बन सके, हमें जो समाज में रहने का एक बेहतर तरीका हमारे अंदर डेवलप किया जा सके, और एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल जो हो गया, जो बाहर की अभी हम सारी चीजों को कर रहे हैं वो एक्सटर्नल, और इंटरनल जो हमें किसी भी सिचुएशन में बेहतर मैनेजमेंट कर पाना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो क्वालिटी हैं, इनके ऊपर फोकस जो किया जाता था वह हमारा था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम मुख्य रूप से। तो वो फिलॉसफी के ऊपर होती थी, और आइडिया ऑफ एपिफेरमेलिटी ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड, यानी कि कैसे हम अपने जीवन को और पूरे विश्व के सामने हम किस तरीके से बेहतर तरीके से विकसित कर सके और अपना एक सही नींव जो है वह रख सके। तो द कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट डेथ एंड फ्यूटिलिटी ऑफ मंडेन प्लेजर्स हैड प्रोवाइडेड देम विथ ए स्पेशल एंगल ऑफ विजन, यानी कि जो जीवन है, जो मृत्यु है, इन सब के प्रति एक बहुत ही शानदार तरीके से वो एक दृष्टिकोण डेवलप करते थे। और उस तरीके से तो जैसे आज जो योग स्टार्ट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। हम लोग उस चीजों की बातें करते हैं, नहीं तो आप अगर देखें कि इन चीजों, अदर किसी भी सिटी में इन चीजों के ऊपर लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं होता या इसके ऊपर बातें नहीं होती, और इन पर बातें करने का एक जो इफेक्ट क्या आ रहा है वो अगर हम लोग देखें, तो अगर आप योग के स्टूडेंट जब होंगे और जब आप योग के स्टूडेंट उससे पहले नहीं होंगे, तो आपने फील क्या होगा कि आपके पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में और आपके जो गुण है उनमें एक अलग तरीके का एक एंगल जो हुआ होगा वो डिफरेंट हो गया होगा, सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल गया होगा, जो सारी चीजों को, जो वर्ल्ड को देखने का एक जो तरीका है वो चेंज हो गया होगा।
तो उसके पीछे क्या था कि पहले हम लोग केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रहे थे और उसके आधार पर हम लोग ज्ञान ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर भी साथ में फोकस कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अब हम चीजों को देख रहे हैं। तो चीजें जो होती हैं, एंगल जो होती हैं, वो सारी चीजें बदल जाती थी। तो ये हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता था। और वेदास रिगार्डेड एज द, वेद को क्या कहा गया है, ओल्डेस्ट एमंग द लिटरेचर, ये सब चीज आपको पता है, ऑफ द वर्ल्ड आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो ओरिजिनल सोर्स है पूरी फिलोसफी का, वो वेदास ही बोला गया है और इसी से सारी चीजें उद्धृत हुई। तो आगे हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं और इसके बारे में तो आप बेहतर जानते हो काफी, तो आप इन्हें समझ सकते हो। इसके बाद जो मीडियम की बात करें तो अभी हमने देखा भी था और आपको पता भी, मीडियम क्या होता था, संस्कृत होता था। और मेथड ऑफ लर्निंग जो होता था वो किन किन चीजों पे होता था, ये 3 चीज। मेमोराइजेशन, यानी बार बार आप क्या करते थे, उसे याद करने की कोशिश करते थे। क्रिटिकल एनालिसिस, तो ऐसा नहीं था कि आप केवल रटते थे, रटने से कभी भी व्यक्तित्व नहीं, जैसे आपने पढ़ लिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए किसी को, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, लेकिन उसके ऊपर जब तक हम लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं तब तक हमारा उसका अर्थ हमें क्लियर नहीं होता। और जितना ज्यादा आप चिंतन करते जाते हो उतना ज्यादा आपको उसका जो अर्थ है, और भी शायद एक ही चीज आप आज जो पढ़ रहे होंगे या 2 साल पहले, आज उसका अर्थ बेहतर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस, और ये चीजें उस टाइम होती थी। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानियों के माध्यम, जैसे महाभारत है, रामायण है, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि कहानियों के माध्यम से ज्ञान को देना। तो ये सारी चीजें क्या थी, वैदिक प्रणाली में जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। आफ्टर वेदाज स्टडीज, जो वेद का स्टडी आया तो उसके बाद फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या है कि वेदाज स्टडी सबसे पहले, जैसे कि हमारा जो कहा जाता है सनातन धर्म, और बहुत सारे लोग बात करते हैं इन चीजों का, तो वो क्या था, वैदिक युग कहलाता था। और उसमें भी आपने पढ़ा होगा उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में सारी चीजें सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादी और ये सारी चीजें आनी शुरू हुई। और उससे क्या हुआ है कि समाज का जो व्यवस्था है उसमें कई तरह की कुरीतियां, कई तरीके के भ्रांतियां और भ्रम जो क्या हुए, पैदा होने शुरू हुए। लोगों में जो है एक जो डिफरेंस है, जैसे कि पूर्व वैदिक काल में जो कास्ट का डिफरेंस किया गया था, या जो सारी चीजों को डिफरेंस किया गया था, वो गुणों के बेसिस पे किया गया था। लेकिन उसी को बाद में उत्तर वैदिक काल में उसे क्या, किसके बेसिस पे कर दिया गया, उसे कर दिया गया आपके जन्म के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें जो है बाद में रूढ़िवादी लाई। लोग जो एजुकेटेड नहीं भी हैं वह भी अभी मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो रियल में उस ईश्वर को जान रहा है, उसे जानने की कोशिश कर रहा है और लगातार अपने कर्म को उस ओर रख रहा है, वही केवल ब्राह्मण कहलाता था। जो क्षत्रिय था वही कहलाता था जो वास्तव में अपने सोसाइटी, अपने समाज की रक्षा करने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझते थे। वैसे वही लोग होते थे जो सारी चीजें मैनेजमेंट करते थे, जैसे आज हम लोग कह सकते हैं बिजनेस वर्ग जो है। और जो हमारा सबसे लास्ट था, जो उनका भी काम था कि आपका पूरी तरीके से साफ सुथरा, जो छोटे काम नहीं है उसे कह सकते, मतलब जो बेसिक लेवल पे जितने वर्क होते थे उन्हें करने का जिम्मेदारी उनके ऊपर आता था। और सभी लोगों का महत्व समान रूप से दिया जाता था, क्योंकि हर वर्क को उस टाइम उतना ही महत्व प्रदान प्राप्त था जितना कि, मतलब ऐसा नहीं था कि एक वर्ग को ज्यादा दिया गया दूसरे को ज्यादा, हर लोग एक दूसरे को बहुत महत्व देते थे। लेकिन बाद में ये सारी चीजें खत्म होनी शुरू हुई और लोग जैसे ईगो, अहंकार और लालच, द्वेष आदि के कारण चीजें बदलनी शुरू हुई उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद जब बुद्ध भगवान आए तो उन्होंने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसके बाद आया, यानी कि एक्चुअली वेद का फिलॉसफी में आए हुए भ्रांतियां, कुरीतियां और इन सब चीजों को दूर करने और इनसे जो पूरा समाज का बिखराव हो रहा था उससे समाप्त करने के लिए बुद्धिस्ट एजुकेशन हमारे सामने एग्जिस्टेंस में आया।
और इसके बाद फिर आता है एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज मोर आइडेंटिफाइड विद द गुरुकुल सिस्टम, यानी कि वो सारी चीजें कहाँ होती थी, गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या था, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। इसकी बार बार हम लोग बात करते हैं, खासकर जो सोशलिज्म में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वो बार बार बात करती है इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। तो इक्वालिटी के लिए कि जब ज्ञान प्राप्त जब आप कर रहे हो और उस ज्ञान में आपको हाईएस्ट क्वालिटी प्रदान करने के लिए सभी छात्र और छात्राओं में एक इक्वालिटी रखते थे। सभी के जो ड्रेस है, जैसे चाहे उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध है वो बिल्कुल ही सेम होता था, और उस तरीके से वहां पर उन्हें क्या किया जाता था, एजुकेशन गिवन दिया जाता था। तो इससे इक्वालिटी और एक्सीलेंस दोनों ही चीजों का निर्माण होता था, ये गुरुकुल सिस्टम था। उसके बाद फिर क्या है कि द वैदिक नॉलेज वाज इम्पार्टेड बाय द गुरु, यानी जिनके द्वारा दिया जाता था, जिसे हम लोग आज टीचर भी नाम देते हैं। वैसे टीचर नेम पूरी तरीके से उन्हें फुलफिल नहीं करता है, लेकिन उस टाइम हम टीचर इन जनरल कह सकते हैं कि जो इम्पार्टेड किनके द्वारा की दिया जाता था शिक्षा, वह गुरु के द्वारा दिया जाता था, टीचर के द्वारा दिया जाता था। टू द पीपल थ्रू रेगुलेटेड एंड प्रिस्क्राइब प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपको ऐसा नहीं था कि आपको ऐसे ही अचानक से आपको टेस्ट होती थी सारी चीजें, और उसके बाद आपको आपके हिसाब से आपको जो भी आपकी स्थिति थी या जो आपको इंटरेस्ट होता था उसके बेसिस पे आपको फिर ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर तरीका क्या होता था कि उसको मेमोराइज करना, लिसन करना और बार बार सुनते हुए उसे बार बार आप सुनते थे और उसे अपने स्मृति में रखते थे, यानी रिटेन का कोई भी साधन नहीं था। तो ये पूरा हमारा एंशिएंट सिस्टम था। और इसके बाद फिर एजुकेशन सेंटर्स एंशिएंट से इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा तक्षशिला है, और इन सब चीजों के बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो जरूर खोज के और देख लें। यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई हैं, लेकिन अगर आप और ज्यादा देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो आप इन चीजों को और ज्यादा समझ सकते हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला जो आज अभी अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो ये पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये नालंदा जो है एक बिहार में एक जिला के रूप में नालंदा है, वहां पर ही ये प्रेजेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये सारी चीजें जो है नॉर्थ इंडिया की जगह है ये। और जो तक्षशिला है ये आपका यहाँ पे तो शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो तक्षशिला वाज ए सेंटर ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म और फॉर सेवरल सेंचुरीज, बहुत सालों तक बुद्धिज्म का भी शिक्षा दिया गया, लेकिन सिर्फ बुद्धिज्म नहीं, इसके अलावा भी और भी फिलोसफीज थे जो यहाँ पे दी जाती थी, लेकिन मुख्य इसकी थी क्योंकि उस टाइम बुद्धिज्म का काफी ज्यादा, खासकर अशोक जब आया तो उसके बाद बुद्धिज्म का वहां पे प्रचलन सबसे ज्यादा प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसने उस चीज को, बुद्धिज्म को काफी ज्यादा महत्व दिया। और इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल डिस्ट्रक्शन, कब तक, 5th सेंचुरी सीई। अच्छा, ये कौटिल्य, कौटिल्य का क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? तो जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें उस टाइम प्रेजेंट हुई, उस टाइम आप मतलब ये समझ सकते हैं कि तक्षशिला उस टाइम सारी चीजें एस्टैब्लिश करके और उसके बाद ये सारी जो चीजें थी वो दी जाती थी। एजुकेशन जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, जो नेक्स्ट वो क्या है कि हमारा जो प्राचीन भारत शिक्षा केंद्र है उसमें जैसे ये सीई, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो हमारा जो ये है जैसे सीई है, फिर हमारा जो हो गया सीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन एरिया, कॉमन एरा, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, कॉमन एरा सीई, या फिर इसे ही करते हैं आप एडी। तो जैसे सीई या एडी का मतलब क्या होता है, आफ्टर, या इसे ही आप एसी भी कहते हो, तो आफ्टर क्राइस्ट। और एडी अगर देखें तो एडी एक्चुअली एक जो है वो लैटिन वर्ड है, वो एनो डोमिनिक करके है, एनो डोमिनिक। तो इसका अर्थ सीई ही होता है, कॉमन एरा को ही अगर लैटिन वर्ड में कहें तो एनो डोमिनिक होता है।
तो इसे ही आप सीई कहते हो या एडी कहते हो, या उसे ही आप एसी जो नॉर्मल भाषा में इंडिया में यूज किया जाता है। तो सीई एडी या एसी सेम चीज है, आफ्टर क्राइस्ट। और अगर बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, बीसी, और अब उसी को ही अब बीसीई के रूप में यूज किया जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट एरा, ये ई क्या हो गया, एरा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे सीई है, यानी कि क्राइस्ट के बाद भी ये चीजें चलती रही, तक्षशिला तब तक वहां पे प्रेजेंट था। और इसकी अगर हम लोग बात करें, ये जो फिगर है ये नालंदा विश्वविद्यालय का फिगर है, और ये जो फिगर है ये तक्षशिला का है। और इसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें नालंदा की विश्वविद्यालय, तो ये तो आपका बख्तियार खिलजी नाम का एक था, उसने पूरा इसे बर्बाद किया था। तो उससे पहले तक नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि मुगलों का जब काल आया था उसके बाद ही ये समाप्त हुआ था। तो इसके बारे में और डिटेल में अगर आप देखना चाहते, जानना चाहते हैं, तो आप उसे पलट कर हिस्ट्री को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और चीजें मिल जाएंगी। तो ये एजुकेशनल सेंटर थे हमारे एंशिएंट इंडिया में, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर। इसके बाद साथ में विक्रमशिला, ये भी क्या था, विक्रमशिला एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, एम्परर धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, और 8th सेंचुरी में इसे किया गया है। नॉर्दर्न मगध, नॉर्दर्न मगध भी आपका यही जो बिहार और यूपी और वेस्ट बंगाल, ये पूरा एक्चुअली में पहले मगध कहलाता था। तो नॉर्दर्न मगध जो हमारा नेपाल के नजदीक का एरिया हो गया, वो नॉर्दर्न मगध कहलाता है। तो उसी साइड में आपका प्रेजेंट है विक्रमशिला, और बहुत ही अच्छे मतलब पहाड़ ये वो सब है। तो ये तिब्बतन कल्चर यहाँ पर मतलब फॉलो किया जाता था, क्योंकि तिब्बत साइड, इससे तिब्बत काफी नजदीक में है, और ये बैंक ऑफ द रिवर, ये गंगा के भी किनारे प्रेजेंट सिचुएटेड था। तो जिस तरीके से उस टाइम होगा सारी चीजें, ये यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, और इसके बारे में थोड़ा ऐसा जरूर कर लीजिएगा, सर्च और कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें नहीं दी हैं, जैसे नालंदा किसने की, कब बख्तियार खिलजी ने इसे बर्बाद किया, एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसे आप थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा, उससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें, तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत में उच्च शिक्षा का विकास, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिया। तो ये अभी हम लोग एंशिएंट एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन, दिस इज एविडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ लर्निंग विच एग्जिस्टेड इन 7th century BC, where the Buddhist monasteries, and in the 3rd century AD was Nalanda। यानी कि इन जब ये 3rd century में नालंदा का एक्चुअली एंड हो गया, और 7th century BC जो था उस टाइम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादातर जो हैं वो समाप्त हो गए। तो उसके बाद जो है few of these centers were very large, having several faculties। Invasion and disorder in the country has extinguished ancient Indian education system। तो इन सब चीजों को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जो मुगलों का पीरियड था। और उस मुगलों के पीरियड के बाद ये सारी चीजें जो व्यवस्था थी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का, वो समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं 7th BC तक में आपका मुख्य रूप से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे, और उसके बाद 3rd century AD तक आपका, यानी आफ्टर क्राइस्ट, ये प्रेजेंट था नालंदा विश्वविद्यालय में, शिक्षा उस टाइम तक होती है। यानी 3rd century 300 के कुछ अप्रोक्सीमेटली बख्तियार ने उसे जलाया, तबाह किया। तो ये सारी चीजें आप जब ये समाप्त हो गई, तो उसके बाद जो मॉडर्न एजुकेशन हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ, उसका सबसे पहला कॉलेज जो कि आप कह सकते हो जो कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था, तो उसका सबसे पहला कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज, इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि हमारे कई लोग यहाँ पे पढ़े हैं जो शानदार लोग हुए हैं, जैसे अरविंद जी घोष जो हुए हैं वो शायद यहाँ पढ़े हैं। तो एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है शायद ऐसा है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, और देन उसके बाद 1818 में सीरमपुर इन बंगाल। तो 2 कॉलेज जो बनाया गया, सबसे पहले बंगाल में ही ये कॉलेज को बनाया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज और सीरमपुर
कॉलेज इन बंगाल, एक 1817 में, 1818, और इसके बाद यहाँ पर इंडिया में जो हायर एजुकेशन है वह स्टार्ट हुआ, जो आप कह सकते हो जिसका आप मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जो रिलेटेड था। तो इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इस टाइम से आपका वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आना शुरू हुआ। और इन 1857 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख रहे हो उसका कब बनाया गया था, 1857 में ही। और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी सबसे पहले 1857 में। वो कौन कौन सी थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास सेटअप हुआ। और फिर उसके बाद 27 कॉलेज वेयर एफिलिएटेड, और ऐसे ये यूनिवर्सिटीज जो हो गए वो कई कॉलेज के ये रहते हैं, और जो कॉलेज होते हैं वो छोटे होते हैं, ये आपको शायद पता भी होगा। और जो कॉलेज जो हुए वह अपने एक बेसिक मतलब डिफरेंट एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर कई कॉलेज आते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो ये सारे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और उस साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ 27 कॉलेज को भी एस्टैब्लिश किया गया। और उसके बाद 1947 में अगेन 19 यूनिवर्सिटीज को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं। इसके बाद है इंडिया हैज डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नेमली सेंट्रल, स्टेट। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि सेंट्रल किसे कहते हैं, जो सेंटर के द्वारा चलता है, प्राइवेटली कोई चला रहा है, लेकिन एफिलिएशन इसे कहाँ से मिलता है, या तो सेंट्रल से मिलता है या फिर स्टेट से मिलता है। डीम्ड, जिसे एक कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिसको चेक करती है और उसे मान्यता देती है, और उनका अपना खुद का पूरा क्राइटेरिया होता है, जांच करने का क्राइटेरिया होता है, सारी चीजें देखने की क्राइटेरिया होती हैं, उन्हें स्वतंत्रता पूरी तरीके से उसके लिए दिया जाता है। तो ये हो गए डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आती हैं। और डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज एंड ओपन यूनिवर्सिटी, साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटीज की बात हमने उस टाइम किया था। तो ये सारे हमारे यहाँ पे बात आते हैं विश्वविद्यालय के बारे में। इसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन का जो पूरा AICTE जो हम भी आपने पूछा था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन के पूरे पार्ट को ये संभालते हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो उसके अलावा टेक्निकल नहीं, उसके अलावा जो अदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, या जो आप कह सकते हैं जो नॉन टेक्निकल चीजें जहाँ पढ़ाई होती हैं, जैसे कि आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आती हैं, तो वो उसका जो पूरा का पूरा व्यवस्था और सारी चीजें जो देखता है वो UGC देखता है। तो ये जैसे अब IIT की बात है तो उसको कौन देखेगा, तो AICTE देखेगा। तो ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे देखा गया। और यहाँ पर किन से रिलेटेड, ये आपके जो है ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया, योग हो गया, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत आ रही। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट वाया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और AICTE प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, फंक्शनली आर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज। अब दो तरह की यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात होती है। AICTE में लोगो अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। लोगो तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से सारी चीजें रहती हैं, तो अच्छी बात है ना ये हमारे लिए कि अभी भी हम लोग संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो योगा कर्मसु कौशलम, बिल्कुल परफेक्शन जरूरी है, चाहे आप टेक्निकल में हो या किसी में भी। तो सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटीज और एक है मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज। तो देखिए ये क्या है डिफरेंस, कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसमें कई फैकल्टीज हैं। कई फैकल्टी का मतलब आपको वहां पर क्या कहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के चीजें बताई जा रही हैं। आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स का भी पूरा कोर्स है, वहां पर आपको योग का भी कोर्स है, वहां पर आपको क्या कहते हैं डिफरेंट ये कहते हैं
अदर फील्ड, साइकोलॉजी का कोर्स है, कॉमर्स का कोर्स है, यानी कि बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे फैकल्टी अगर एक साथ किसी कॉलेज में है तो वो किस में आ जाएंगे, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे। और सिंगल फैकल्टी में यूनिवर्सिटीज में कौन आएंगे, वैसे यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ एक ही कोर्स को, अब जैसे कि मान लीजिए सिर्फ आपका टेक्निकल की बात हो रही है, टेक्निकल के अलावा और किसी चीज की बात नहीं हो रही है, या एग्रीकल्चर का कोई यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एग्रीकल्चर की ही ऊपर वहाँ पढ़ाई होती है, उसके अलावा किसी और चीज की नहीं होती है, या कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है, उसके अलावा किसी और चीज की नहीं होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटीज। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। और अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज देयर आल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक आईआईटीज, आईएम, ये क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, बेट्स, आईआईएससी, ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और इन्हें समझना है। Higher education system in the country is governed by multiple agency with University Grant Commission UGC as the apex body, यानी कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से अच्छे से संचालित कर रहा है हमारे कंट्री में वो कौन है, यूजीसी है, जो मेन बॉडी है। और जो द रूल एंड रेगुलेशन बाय दीज एजेंसी मेक द हायर एजुकेशन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स। The various stakeholders in the regulatory framework in the country are state governments, professional councils like University Grant Commission, All India for Technical Education, etc. तो ये आपको बेसिकली कि ढांचा को अच्छे तरीके से पूरा जो बनाया जा सके और उस पूरे फ्रेमवर्क को सही तरीके से कंट्री में प्रेजेंट किया जा सके, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके पीछे वर्क कर रहे हैं सही तरीके से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को है जो बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये सारी चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, यूजीसी और AICTE। ये आप समझ भी चुके हैं, ये बेसिकली टेक्निकल से रिलेटेड है और ये नॉन टेक्निकल है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसकी हमने बात की थी, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और एक्रीडेशन। तो पॉलिसी मेकिंग में जो हमारे आ रहे हैं वो कौन कौन से थे जिसका हमने बात किया, तो ये चीजें वैसे वही चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, MHRD और ये सारी चीजें, फिर रेगुलेशन और एक्रीडेशन। तो चलिए इसको अब हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को देखते हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग है तो वो क्या है, तो पॉलिसी मेकिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब इसे ऐसे आप MOE ही लिखें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही तो ज्यादा सही रहेगा, वही माइंड में डालिए। तो इनके द्वारा जो मेकिंग जो होता है पूरा का पूरा पॉलिसी बनाया जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से चेंजेस होना चाहिए। जो अभी नया पॉलिसी आया तो वो किनके द्वारा बनाया गया, MOE के द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उन्होंने पूरे चीजों को देखा समझा और उसके बेसिस पे चेंजेस किए। तो ये जो बना रहे हैं जो पूरे रूल रेगुलेशन और सबको फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पूरी काउंसिल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये फुल फॉर्म सारी चीजें जरूर याद रखिएगा। AIU का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये इस तरीके के एसोसिएशन है जो हर इंडियन यूनिवर्सिटीज में जितने भी हैं उसके पॉलिसी मेकिंग में ये मदद करते हैं। फिर CABE है और SCHE है। तो ये इससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, इससे जनरली आपसे जो पूछा जाएगा वो फुल फॉर्म ही है। तो फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिए, CABE का होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और SCHE जो होता है वो होता है स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन अगर और कह सकते हैं जो पॉलिसी मेकिंग के लिए बात अगर करेंगे तो वो यही है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इन सारी चीजों की बात बहुत ही कम की जाती है और इनका लेकिन आपको ये याद रखना है फुल फॉर्म। तो ये डिफरेंट काउंसिल बनाए हुए हैं ताकि आपको एजुकेशन को आसानी से संभाला जा सके। सेंट्रल लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं वो ये हो गया, स्टेट लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं ये हो गया, और इन दोनों को जो एक्चुअली मैनेजमेंट जो हो रहा है वो ये है।
तो ये इसके साथ साथ जो कहते हैं ना, एक मेन ग्रुप बना दिया, फिर एक सब ग्रुप बनाया हर स्टेट के लिए, और फिर पूरे इसके लिए भी एक अलग से ग्रुप बना दिया पूरे सेंटर के लिए। तो उस तरीके से, ताकि जो वर्क जितना डिवाइड हो जाएगा, मैनेजमेंट उतना आसान होता है। तो इसके लिए ये सारी चीजों का डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद हमारा आता है MHRD या MOE। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हो गया है, वो क्या हो गया है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये नेम कब आया था, 25 सितंबर 1985। और अभी ये क्या बन गया है, MOE। तो ये आपका MOE अभी 2020 में हुआ, लेकिन उसके पहले ये क्या था, MHRD। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसको आप करेंगे। द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन and literacy, which deals with primary, secondary and higher secondary education, और adult education and literacy, और उसके साथ higher education। यानी कि एक तो वैसा डिपार्टमेंट जो कि हमारे छोटे बच्चों का, यानी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसे वो सही तरीके से कर लें, और एक ऐसा है जो कि डिपार्टमेंट जो कि हायर एजुकेशन को सही तरीके से चलाए, पूरी तरीके से मैनेज करे। तो ये 2 तरीके से बटा हुआ है MOE, और 2 पार्ट में है। तो इसके बाद MOE का एक जो पूरा पार्ट है वो ये है, जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। उसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी आ जाएगा और टेक्निकल एजुकेशन भी आ जाएगा, और जो भी स्कॉलरशिप की बात हो रही है, जो भी हो रही है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं AIU, जो सेकंड वाला था। यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका MOE और उसके बाद AIU, उसके नीचे तो और उसके बेसिस पे ही बना दिया गया है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU जो हो गया, तो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड that was previously established for promoting cooperation and coordination among universities। यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज में क्या हो, कॉपरेशन हो, उनके बीच एक पूरा कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाई हो रही है बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स में, किसी और यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाई हो रही है, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई ये नहीं है। तो इससे क्या होगा कि स्थिति काफी समस्याग्रस्त हो सकती है। तो और साथ में कोई भी प्रोग्राम करना है या कुछ भी करना है, या किस तरीके से आगे हमें अपना यूनिवर्सिटीज आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज करें, या कोई जो भी चीजें करना है, तो उसके लिए ये AIU बनाया, जिसके हेल्प से ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। कंसिडर टू क्लोजर टू इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का भी इसमें साथ में डिफाइन किया गया, फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग द यूनिवर्सिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड एरियाज। तो जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी का है, किसी और दूसरे यूनिवर्सिटीज का है, तो अपना अपना जो एक बोर्ड है, वो सारी चीजें, मतलब हमारा जो पैटर्न है एक यूनिवर्सिटी का, दूसरा का जो पैटर्न है, वो सारी चीजें एक दूसरे से क्या हो सके, व्यवस्था जो है बेहतर हो सके, और एक दूसरे को समन्वय करके एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे को बढ़ावा दे सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है AIU के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेगुलेशन, जो दूसरा पॉइंट था हमारा, रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंतर्गत क्या आता है, क्या हमने बात किया था, रेगुलेशन कौन कर रहा है, तो जैसे हमने बात किया था UGC, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो है आपका रेगुलेशन का ध्यान रखता है कि रेगुलेट किस तरीके से हो रहा है हर जगह, और इसका जो सहयोग करता है टेक्निकल में कौन करता है, AICTE, और उसके अलावा MCI, PCI, DECB, CI, NCTE, और ICAR, ICMR, ICCR, CSIR। तो ये सारी चीजें साथ में और हैं इनके सब पार्ट्स, जो कि इनका हेल्प करती हैं पूरे रेगुलेशन को करने में। तो इनका क्या क्या फुल फॉर्म है, ये आपका होमवर्क है। ये सारी चीजें आप फुल फॉर्म देखोगे और इनको नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म है, और इसमें कभी कभी कुछ फुल फॉर्म आते हैं, लेकिन मुख्य क्या क्या है, जैसे UGC है, AICTE है और NCTE है, ये ज्यादा मुख्य हैं। बाकी CSIR आप अभी देख ही लिए, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, ICCR या ICMR
ICAR। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जैसे जैसे एजुकेशन के पैटर्न में होता है, तो उसके लिए एक अलग अलग काउंसिल तैयार करते गए उनके रेगुलेशन को ध्यान में रखने के लिए। तो इन सब का फुल फॉर्म देख लें। इसके बाद हमारा आता है यूजीसी, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एक यूजीसी, और दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, AICTE। यही AICTE के ही अंतर्गत ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, जो यानी कि ये अदर जितने भी हैं आपने जो देखा। अच्छा, ये फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सारी चीजें आपके फुल फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से आप उसे लिख सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यूजीसी। यूजीसी का क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज ए statutory body set up by the Indian Union Government in accordance to the UGC Act 1956। यानी कि 1956 में यूजीसी को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि MHRD के अंडर में इसे डेवलप किया गया। और क्यों किया गया, ताकि रेगुलेशन किया जा सके बेहतर तरीके से पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में। उन्हें समझ में आया कि अगर एक पूरा ऐसा पार्ट नहीं होगा तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए किसका निर्माण किया गया, यूजीसी का निर्माण किया गया। तो ये बेसिकली किसके ऊपर, मतलब ये पूरी चीजें बेस्ड हैं, ये आपका जो यूनिवर्सिटी या जो आप कहते हो नॉन टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए मुख्य रूप से यूजीसी का यूज हो रहा है। यूजीसी मुख्य रूप से उसके लिए वर्क कर रहा है। तो कई है, जैसे न्यू दिल्ली है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं, तो पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, यानी कि इसे रीजनल सेंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे सेंटर हैं इन जगहों पे हैं, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो 1952 the government decided that all grants to university and higher learning institutes should be handled by UGC के थ्रू हैंडल किया जाए। और 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च, इसे मतलब उन्होंने क्या किया, इसे इनॉग्रेट किया और सबके सामने प्रेजेंट किया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, 28 दिसंबर 1953। और 52 में डिसाइड हो गया था और लागू हो गया इस समय। तो ये चीजें ध्यान में रखना है हमें कि लागू कब हुआ और फैसला कब ले लिया गया, दोनों में डिफरेंस रहता है। अब हम लोग आते हैं AICTE। तो AICTE से रिलेटेड जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनके फुल फॉर्म ही जो हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये टेक्निकल से रिलेटेड है, और ये सारे टेक्निकल से रिलेटेड इसके सब फील्ड्स हैं। तो मतलब रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, जैसे ये है एग्रीकल्चरल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये रिसर्च एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए एक पूरा डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल तैयार कर दिया गया है। और अगर आपको करना है तो आप इनके हेल्प से, जो जो कॉलेज में इनके काम होता है, उनके हेल्प से आप समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ से आप एग्रीकल्चर का रिसर्च कर सकते हो, यहाँ से मेडिकल का रिसर्च कर सकते हो। तो वो अगर कोई जैसे यूनिवर्सिटी है और वो रिसर्च करवा रही है और वो ICAR से प्रमाणित नहीं है, फिर भी एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करवा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए, और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद उसका जरूर देखिए कि कहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है। मान्यता जहाँ से प्राप्त होगा, उन्हीं चीजों को आप केवल क्या कर सकते हैं, उन चीजों को आप मतलब आपका जो भी वर्क होगा उससे रिलेटेड, तो वैसे कॉलेज में ही उसे मान्यता मिलेगा जहां से इनसे वो एफिलिएशन है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई जगहों पे फेक कॉलेज, फेक यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, तो वहाँ का मान्यता बाद में रद्द हो जाता है और स्टूडेंट बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आप क्या कहना चाहते हो? दिसंबर नहीं है, आई डोंट नो आप क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप उसे भाई ये जो ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ये DEB है, शायद DEC नहीं है। ये DEC नहीं है, DCE है, ऐसा बोल रहे हो? भैया वो B आएगा, शायद C नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं है ना? नहीं ये इसमें है ना, ये DEC है, ये शायद DEB होगा क्योंकि ब्यूरो आ रहा है ना शायद, तो उस चीज के लिए पूछ रहा था मैं भैया। अच्छा, इसको एक बार चेक कर लूंगा मैं, हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो। ओके, एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके, अब इतने सारे फुल फॉर्म है, बस देख लेना है। आप भी चेक कर सकते हो खुद से भी कि क्या सही है। अब अच्छी बात है कि आपने इसके ऊपर फोकस किया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो एक्रीडेशन जो होता है, एक्रीडेशन क्या होता है कि अगर आपको मान्यता दी जाती है कि आपका यूनिवर्सिटी किस लेवल का है, जैसे ए लेवल का है हर यूनिवर्सिटी में। जैसे हमारे यहाँ भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो कई आते थे कि अभी नैक वाले आने वाले हैं, बड़े चीजों को सिस्टमेटिक किया जाता था, स्टूडेंट को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रहने के लिए बोला जाता था, क्योंकि और उनसे जो प्रश्न है तो आप पॉजिटिव आंसर दें, ये बातें बोली जाती थी। तो उसके पीछे कारण क्या था कि अगर उन्हें ए ग्रेड मिलता है तब उनके यूनिवर्सिटी का वैल्यू ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और अगर ये नहीं मिलता है तो चीजें क्या होती हैं, गड़बड़ होती हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर NBA जो है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे दो चीजें हैं, NBA जो आपने बात भी किया था और एक नैक। तो NBA जो है वो आपको टेक्निकल के लिए जो टेक्निकल वालों का जो देखती हैं वो है NBA, और नैक जो है वह नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए जो ग्रेडिंग करती हैं वो नैक है। तो ये बात को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन is one of the two major bodies responsible for accreditation of higher education institution in India, along with the National Assessment and Accreditation Council NAAC। तो ये दोनों का ही मतलब पूरा तरीके से एक्रेडिटेशन का डिपार्टमेंट इनके अंदर है, यानी मेजरमेंट करना कि कौन सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो NBA एक्रेडिटेड टेक्निकल प्रोग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है कि NBA टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए है, सच एज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाइल NSC जो ये जनरल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए ये की जाती है। तो ये बात का हमें ध्यान में रखना है। जैसे IIT की बात होगी तो वो NBA होगी, और अगर हमारे कॉलेज की बात आएगी तो वो NASC आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब NBA इज ए फुल मेंबर ऑफ वाशिंगटन एकॉर्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाशिंगटन एकॉर्ड का फुल मेंबर है। वाशिंगटन एकॉर्ड क्या होता है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि एक एग्रीमेंट होता है कि जैसे कि हमारे कंट्री में कोई अगर मान लीजिए बीटेक किया और कोई दूसरे कंट्री में बीटेक किया, तो वाशिंगटन एकॉर्ड के अंदर जो जो मेंबर होंगे फुल मेंबर, वो सभी मेंबर, जैसे इंडिया में अगर NBA है तो यानी कि इंडिया में जो पढ़ेगा ये बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग जिसने की, उसको उतना ही वैल्यू दिया जाएगा जब वो अमेरिका में अगर जाता है और वहाँ कोई मान लीजिए एमटेक करने के लिए वो अमेरिका चला जाता है, तो उसको वहाँ पे एमटेक करने के लिए क्या होगा, पूरी तरीके से फुल प्रूफ मतलब अलाउटमेंट होगा, वहाँ पे उसे कोई भी दिक्कत नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि एग्रीमेंट है या नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं होती है तो समस्या आती है। जैसे कि NBA में तो टेक्निकल में ज्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन हमारे वाले चीजों में ज्यादा समस्या आती है। कहने का मतलब अगर आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया से मास्टर्स किया है, वहाँ जहाँ पर जनरली मास्टर कई चीजों के सिर्फ 1 साल के ही होते हैं, और वो भी पूरी तरीके से ज्यादा थ्योरेटिकल वहाँ नहीं होती है, वहाँ पूरी तरीके से प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो अगर आपने वहाँ पे 1 साल का मास्टर करके आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में चाहोगे कि PhD कर रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वैल्यू यानी कि आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीजें प्रॉब्लम है कि अगर आपने किया है मास्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया तो आपको PhD भी आउटसाइड ऑफ इंडिया ही करनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम अदर भी आते हैं, जॉब को भी लेकर आता है कि अगर आपने बाहर PhD किया है
और उसके बाद यहाँ इंडिया आते हैं और नौकरी चाहते हैं तो भी यहाँ पर दिक्कत जाती है, क्योंकि यहाँ पर पीएचडी जनरली 4 साल का होता है या 5 साल का जाता है, और बाहर में जो पीएचडी होती है वह 3 साल में हो जाती है। मेरा ही एक फ्रेंड है जो अभी फ्रांस में पढ़ रहा है और वो अभी मैथमेटिक्स से कर रहा है, तो वो उसकी सिर्फ 3 साल में ही उसकी पीएचडी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से, और उसे बार बार उसे फील होता है कि कई चीजें प्रॉब्लम आएंगी, अगर वो इंडिया में आके जॉब करना चाहता है तो कई तरह की प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली क्यों क्रिएट होती हैं कि आपका जो एक एग्रीमेंट होता है वो अगर सही तरीके से गवर्निंग बॉडीज के बीच में नहीं है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और उसका कारण ये भी होता है क्योंकि वहां पर ज्यादा वो प्रैक्टिकल को ध्यान देते हैं, यहाँ पर ज्यादा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं, फोकस उस पर कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही मिसमैनेजमेंट है, उधर ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट तरीके से सारी चीजें, तो उन चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन एनबीए में थोड़ा सा कम दिक्कत है ये सारी चीजें, और जो हमारे फील्ड में है ये थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, जो कि आपका जो भी थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11:06, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, तो यहाँ पर ही हम लोग इसे समाप्त करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। चलिए, जब क्वेश्चन सामने आ ही गया तो इसके साथ हम लोग समाप्त करते हैं। द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू व्हाट? गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? तो प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है आप लोग। फ्यूचर लर्निंग और इन सारी चीजें, मिनिमाइज स्ट्रेस की तो उस टाइम बात ही नहीं जाता थी, और इनकरेज सेल्फ हेल्प की भी कोई खास बात नहीं है। ये चीजें थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए दिया रहता है ये ऑप्शंस। तो प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस इज द करेक्ट आंसर। और मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, और इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। जो जाना चाहते हो जा सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी अभी ज्यादा कुछ पूछने वाली चीजें है नहीं इसमें, लेकिन